What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome back to our 100 days commerce master class. और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अब हमारा इकोनॉमिक्स वीक. बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी हो गया. इकोनॉमिक्स में हमने बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट करा आज. अब ये सेकंड पार्ट में हमारा बैंकिंग हो जाएगा कंप्लीट. और कल जो तुम लोग चैप्टर बोलोगे, मेरे हिसाब से तो चैप्टर नंबर 7 AD शुरू करना चाहिए. बट अगर तुम्हें लगता है कुछ और आ रहा है, तुम्हें पहले कुछ और चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो शुरू कर लेंगे. तो चलो जल्दी से बैंकिंग को खत्म करते हैं, फिर कल हम कुछ और नई चीजें और मंडे ऑनवर्ड्स बैक टू रूटीन अकाउंटेंसी भी शुरू करेंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं बेटा जी ये छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन. अब देखो बच्चों, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, नाम में ही है. मनी क्रिएशन यानी पैसे को बनाना. तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो आप कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हो ना, यानी एक पब्लिक ने अपना पैसा जाके जमा करा, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए जमा करे, तो कमर्शियल बैंक उस 1000 रुपए से कई गुना पैसा मल्टीप्लाई कर लेता है. सर कैसे मल्टीप्लाई कर लेता है? क्योंकि वो पैसा ना घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है. तो 1000 रुपए के डिपॉजिट से बहुत सारे टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक बना लेता है. तो सपोज बैंक ने 1000 रुपए से 5000 बना लिए, तो 5 टाइम्स हो गया. मैंने जमा किया था 1000, कितना बन गया? 5000 बन गया. तो वो 5 टाइम्स हो गया ना, इसको बोलूंगा कि मेरा मनी मल्टीप्लाई हो गया है, 5 गुना बैंक ने कर लिया. इस वैल्यू को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. तो क्या है कॉन्सेप्ट? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, यानी पैसा बनाते हैं, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट. जो हमने प्राइमरी डिपॉजिट करी है उससे कई ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन में लिखना है. उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मनी क्रिएशन है क्या. बट अगर आपके एग्जाम में पूरा का पूरा मनी क्रिएशन आया, ये सब तो तुमने पढ़ लिया, अगर आपके एग्जाम में पूरा मनी क्रिएशन आया तो मनी क्रिएशन को कैसे लिखोगे बच्चों? सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखना. स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना एग्जाम में? मीनिंग. मीनिंग में क्या लिखोगे? यही जो मैंने अभी आपको दिखवाया. थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स. फिर इसके बाद बच्चों आप लोग एजम्पशंस लिखना. एजम्पशंस में हम दो चीजें छोटी छोटी एज्यूम करके चल रहे हैं, जो आपको वहां पे लिखनी है. दो चीजें इस प्रोसेस को समझने के लिए भी एज्यूम करनी है. सबसे पहला एजम्पशन क्या है? ऑल द transactions are routed through banks. सबसे पहली चीज कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब बैंक के थ्रू रूट होंगी. इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कैश है ही नहीं इकोनॉमी में, जो भी होता है सब बैंक से होता है. तो पहला assumption तो ये है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक. दूसरा, एंटायर मॉनेटरी एंड banking system is one unit which is termed as banks. पूरा का पूरा मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट है. पूरा मनी और बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे. इसका मतलब बहुत सारे बैंक नहीं है, बस सब एक ही है. एक ही बैंक के थ्रू सब कुछ हो रहा है. ये एजम्पशन है. ठीक है, तो पहला एजम्पशन क्या है? सारी ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू रूट होंगी. दूसरा क्या है? हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही यूनिट बोलेंगे जिसका नाम है बैंक. ठीक है. तीसरा हम क्या लिखेंगे? तीसरा हम बच्चों एक टेबल बनाएंगे जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं. और चौथा हम उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूंगा. तो जब आप इस तरीके से अपना आंसर लिख के आओगे, अगर ये 4 नंबर में आया तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे. पहले मीनिंग लिखना, फिर अजम्पशंस लिखना, फिर टेबल लिखना, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना. आओ अब टेबल समझते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. डन. चलो अब देखो टेबल में बाबू आपको क्या क्या बना के आना है, कितना कितना बना के आना है, बड़े ध्यान से समझना. सबसे पहले यहाँ पे लिखना राउंड्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट्स, फिर यहां पे लिखेंगे लोन्स,
और यहाँ पे लिखेंगे LRR जो हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, पूरा टेबल इमेजिनरी है, सारी की सारी वैल्यूज एजम्पशंस पे बेस्ड है, हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि बैंक में तो अलग अलग तरीके की डिपॉजिट्स आती हैं। मैं मान रहा हूं कि आपके पास राउंड नंबर 1 में जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ वो हुआ बच्चों 1000 रुपए का। आपने बैंक में कितना पैसा, या आपने या मैंने, किसी ने भी 1000 रुपए बैंक में जमा करे। ठीक है, अब बैंक ये 1000 के 1000 तो अपने पास रखता नहीं है। बैंक क्या करता है, इसमें से कुछ पोर्शन का रिजर्व बनाएगा, बाकी लोन बांट देगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि LRR हम कंसिडर करके चल रहे हैं 20%। LRR हम कितना कंसिडर करके चल रहे हैं, 20%। तो 1000 का डिपॉजिट है, 20% यानी 200 रुपए का रिजर्व बनेगा। तो बैंक कितना लोन देगा, 800 रुपए का जनता को लोन दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू ने पैसा जमा किया था 1000 रुपए, बैंक ने 200 रुपए का रिजर्व बनाया, 800 रुपए लोन दे दिए चिंटी को। अब चिंटी ने लोन क्यों लिया होगा, चिंटी लोन घर में तो रखेगी नहीं पैसा, लोन लिया होगा तो कहीं ना कहीं यूज करेगी, पैसा निकालेगी, खर्चा करेगी। जब खर्च करेगी तो क्या पैसा फिर से किसी ना किसी के बैंक में जाएगा, क्योंकि कैश तो है नहीं, सब कुछ बैंक के थ्रू होता है। तो ये 800 रुपए बच्चों क्या दूसरे राउंड में फिर घूम के इधर बैंक में ही आ जाएंगे डिपॉजिट में 800 रुपए। चिंटी ने जब खर्च किया तो पैसा किसी ना किसी के बैंक में गया, उसके पास जमा हो गया। बैंक फिर क्या करेगा, बैंक इस 800 का फिर 20% रिजर्व बना लेगा, यानी 160 का रिजर्व बनाएगा। कितना बांट देगा, 640 बांट देगा। फॉर एग्जाम्पल बंटी को दे दिया ये। बंटी के पास जब 640 आए, लोन लिया, तो वो लोन क्यों लिया, कुछ ना कुछ यूज करने के लिए, निकालेगा, खर्च करेगा, 640 अगले राउंड में फिर बैंक में आ गए। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या पैसा बैंक के थ्रू ही घूम रहा है ना। बैंक क्या करेगा, अब 640 से फिर से 128 का रिजर्व बनाएगा, 512 रुपए फिर बच जाएंगे। यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन देख लेना, फिर घूम के 512 फिर इधर आ जाएंगे। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस बच्चों ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपको एग्जाम में भी ये टेबल बस इतनी ही 3-4 स्टेप्स तक बनानी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है टोटल। ये प्रोसेस जब आप टोटल लगाओगे ना बच्चों, जब हम इसका टोटल करेंगे 1000, 800, 640, 512, नीचे की भी वैल्यूज कभी खाली होगे तो करके देखना। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ पे खत्म होता है, जहां पे ये इनिशियल डिपॉजिट जितना था ना, इतना बैंक रिजर्व बना लेगा, इतना बैंक के रिजर्व्स बन जाएंगे। यानी जब मैं अगर ये टेबल पूरा करता हूँ, 1-2 पेज पे पूरा होगा ये टेबल, तो जब मैं सम लगाऊंगा 200 प्लस 160, 160 प्लस 128 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे ऐसे जब हम प्लस करते जाएंगे तो इसका टोटल 1000 बनेगा। दिमाग में रखना, ये प्रोसेस कब खत्म होता है, जो जितना इनिशियल डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर आ जाए, रिजर्व्स के बराबर आ जाए। सर इसका कितना टोटल बनेगा, इसका टोटल बनेगा बच्चों 4000। इसका कितना टोटल बनेगा, इसका टोटल बनेगा बच्चों 5000। सर आपको ये कैसे पता चली वैल्यूज, अब बच्चों देखो ये वैल्यूज मुझे कैसे पता चली, मैंने तो पूरा का पूरा टेबल ये बना के देखा हुआ है, तो मुझे याद है कौन सी वैल्यू कहाँ आती है। नहीं नालायको, ऐसा नहीं है। एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया, 1/20% था ना LRR, तो 20% को ऐसा लिख सकते हैं 20/100, तो इसको ये 0.20 बोल सकता हूँ। तो 1/0.20 5 टाइम्स आ गया। देखो मुझे पता था कि अगर LRR 20% है तो मनी 5 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैंने 1000 रुपए जमा करे हैं तो 1000 का 5 टाइम्स कितना होता है, 1000 का 5 टाइम्स होता है बच्चों 5000। तो वैल्यू 5000 ही आनी थी यहाँ पे। 1000 का 5 गुना कितना होता है 5000, वैल्यू 5000 ही आनी थी। तो अगर ये 5000 टोटल डिपॉजिट है तो 5000 का 20% रिजर्व बना होगा जो कि 1000 है। तो यहां से आपको 2 बातें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, प्रोसेस कहां पे खत्म होता है, जितना हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है जब उतना ही रिजर्व बन जाता है। दूसरी चीज, मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपने यानी कि बैंक ने इनिशियल डिपॉजिट से कितना फाइनल यानी टोटल डिपॉजिट बना दिया। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ पे बोलेंगे मल्टीप्लायर इज
टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। इसका मतलब 5000 अपॉन 1000 यानी कि 5 टाइम्स। समझे? इसको बोल देते हैं हम 5 टाइम्स। तो सर क्या हम एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख के आएंगे इस टेबल के साथ? बच्चों हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये हम रफ में लिख के बस ये देख लेंगे कि कितना गुना वैल्यू आ रही है ना। एग्जाम में तो हम ऐसा लिख के आएंगे कि हमने पूरा टेबल बनाया है और पूरा टेबल बनाने के बाद टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट 5000 अपॉन 1000 5 टाइम्स, इस तरीके से हम लिख के आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट हो गया। सर अगर हम LRR की वैल्यू 0.20 की जगह, फॉर एग्जाम्पल हम LRR की वैल्यू 0.20 की जगह 0.10 ले लेते, फिर क्या फ़र्क पड़ता? तो देखो बच्चों फिर क्या होता, 1 अपॉन LRR 1 अपॉन 0.10 फिर बनता 10 टाइम्स। फिर पता कितना बनता? फिर बनता 10 टाइम्स। इसका मतलब मुझे पता था कि ये 10 गुना बनेगा। तो अब मेरी टेबल कैसे बनती? ऐसे बनती, देखो LRR लोन डिपॉजिट राउंड्स डिपॉजिट्स लोन्स LRR। फिर मैं बोलता पहले राउंड में 1000 जमा करा, इस बार ये 10% है तो 100 रुपये यहाँ पे रिजर्व बनेगा। डिपॉजिट लोन कितना दूंगा? 900, तो ये 900 अगले राउंड में इधर आ जाएगा। फिर 900 का 10% 90 बनेगा, ये आ जाएगा 810। फिर ये इधर आ जाएगा घूम के, तो यहाँ पे 81 बनेगा, ये आ जाएगा 729। फिर इधर आ जाएगा 729 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे पहले से पता है, मैंने फॉर्मूला पहले से लगाया हुआ है, 1 अपॉन 0.10 की ये 10 टाइम्स ही आएगा। तो 10 टाइम्स 1000 का 10 गुना कितना होगा? 10,000। 10,000 का 10%, देखो 1000 का रिजर्व 9000 का लोन। और ये भी जस्टिफाई हो गया कि जितना इनिशियल डिपॉजिट था देखो उतने ही रिजर्व्स बन गए, यानी ये बिल्कुल ठीक है। समझे? तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमें हेल्प कर देता है पहले ही वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालने में। समझ में आया? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो अब पहला आपने मीनिंग लिख दिया, दूसरा आपने अजम्पशन लिख दिया, तीसरा आप ये टेबल बना दोगे। टेबल मैंने तुम्हें पहले ही बनवा दी, ये टेबल एज इट इज बना देना और नीचे लिखना एज सीन इन द टेबल द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 1000। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या है? द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। फिर इसको एक्सप्लेन कर देना। सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? Suppose initial deposit is 1000, LRR is 20%. It means bank are required to keep 200 as reserve and free to lend 800. ठीक है? अब सपोज बैंक 800 रुपए लेंड करता है, बैंक डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट एज कैश, वो बैंक में ही देता है जो पैसा विड्रॉ कर सकता है सामने वाला कभी भी। तो बोरोवर ने पूरा 800 विड्रॉ कर लिया, पेमेंट करा, सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक से ही होती है, तो ये 800 घूम के फिर से बैंक में आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। अब बैंक के डिपॉजिट्स कितने से बढ़ गए? 800 रुपए से बढ़ गए, 1000 लिया हुआ था ना। अब बैंक को क्या करना है? इस 800 का 20% रिजर्व बनाना है, तो फिर रिजर्व बनाएगा, इस बार 640 लेंड कर देगा। ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। हर राउंड में डिपॉजिट्स आपके 80% से बढ़ते रहेंगे और रिजर्व्स भी आपके बढ़ते रहेंगे 80% से, है ना। 80% से ही डिपॉजिट्स बढ़ते रहेंगे, 80% से ही रिजर्व्स बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से डिपॉजिट क्रिएशन कब खत्म होता है? ये खत्म होता है व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स, जब रिजर्व्स का टोटल डिपॉजिट्स के बराबर हो जाता है। ये जरूर लिख के आना है। कब खत्म होता है? व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक हो गया बच्चों? ऐसे आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना है और मनी क्रिएशन समाप्त है जी। देखो, मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR। LRR से इनवर्स होता है, जितनी कम LRR उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। देखो 0.2 लिया था तो 5 टाइम्स हुआ, 0.1 किया तो 10 टाइम्स हो गया। तो जितना कम LRR उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? ओके, फिर फॉर्मूला लिखा हुआ है।
सही है जी। इसके बाद सेंट्रल बैंक आ गया जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारा एक टॉपिक बचा था मल्टीप्लायर का। आई होप आपको ये भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, मल्टीप्लायर वाली बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लायर के साथ साथ हमारा बैंकिंग भी हो जाता है समाप्त, बैंकिंग भी हो जाता है ख़त्म। कल जो चैप्टर आप बोलोगे वो शुरू करेंगे और फिर चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।